हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपके लिए खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये प्रोग्राम हर फ्राइडे को आपके सामने होता है और इसमें हम भारत के आसपास के देशों में क्या कुछ हो रहा है उस पर चर्चा करते हैं, ताकि आपको अपने पड़ोस के मुल्कों में क्या हो रहा है ये मालूम हो और भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा वो भी आप महसूस कर सकें, समझ सकें। आज सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ जो हम बात करेंगे वो बहुत ही दिलचस्प दो तीन खबरें हैं। एक तो हमारे यहाँ जो आर्मी की भर्ती के सिस्टम में तब्दीली की नरेंद्र मोदी सरकार ने, जिसमें 4 साल के लिए भर्ती अग्निवीर उसको नाम दिया गया। बहुत प्रोटेस्ट हुए, वो सारे प्रोटेस्ट हमारे सामने हैं। हम इसका और असर क्या कुछ हो रहा है वो नेपाल के जो लोग हमारे यहाँ फौज में भर्ती होते थे उन पर असर पड़ रहा है। वो चाहते हैं कि उनकी जिस तरह से पहले सर्विस होती थी उसी तरह से रहे, लेकिन उससे आगे भी एक बड़ी खबर है, आप जरूर देखते रहिए। बहुत ही अहम खबर है जिसका ताल्लुक रूस से जाकर के बन रहा है। पिछले दिनों वैगनर जो प्राइवेट आर्मी रूस के पुतिन सरकार के खिलाफ, बल्कि ये कहा जाए कि वहां के डिफेंस मिनिस्टर और फौज के जो सरबराह हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी एक बगावत हो रही थी जो रोक दी गई, उससे इसका ताल्लुक है। बाकायदा भारत के अग्निवीर और नेपाल के फौजियों का उससे कहीं कोई ताल्लुक है। बहुत ही अहम खबर है, उसको आप जरूर देखिए। इसके अलावा हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तालिबान सरकार की तारीफ की है। ये देखिए, ढकी छुपी बातें अब तक होती रही हैं। दोहा में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सी चीजें अभी भी मालूम नहीं है दुनिया को कि अमेरिका और तालिबान के बीच में क्या बातें हुई हैं, उसकी डिटेल कहीं सामने नहीं आई है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा भारत चीन के बीच में जो एक तरह से टकराव की हालत है लद्दाख में, वहां बहुत कुछ हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दर्शकों को बताऊं कि हर फ्राइडे को यह प्रोग्राम होता है और उसके लिए बाकायदा पूरे हफ्ते तैयारी करते हैं सैयद अली मुश्तबा साहब, और बहुत सी इंफॉर्मेशन वो भी देते हैं जो आमतौर पर मीडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। आप बताइए कि ये क्या हुआ, भारत के अग्निवीर का असर वैगनार तक जाकर के पहुंच रहा है। पुतिन साहब की जो पिछले दिनों सत्ता डगमगाई थी वहां तक बात पहुंच रही है, क्या कुछ है ये खबर? जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। ये खबर जो है ये बिल्कुल सही खबर है, और खबर पहले ये नेपाल से चलती है। और नेपाल के अब बहुत ज्यादा जो यूथ हैं, वहाँ के जो यंग मतलब युवक हैं, वो अब रशिया का रुख कर रहे हैं। और ये लोग जो हैं ये सब 20, 22, 25 साल के लड़के हैं जो कि रशिया में जो प्राइवेट आर्मी है जिसका नाम लिया आपने वैगनर, उसमें वो जा करके वो ज्वाइन कर रहे हैं। और ये एक तरह से मतलब एक वहां से सोशल मीडिया में वो लोग जो है बर्फों में जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि अब ये लोग जो जा रहे हैं ये प्राइवेटली जा रहे हैं, ये नेपाल उन्हें नहीं भेज रही है, ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में टूरिस्ट बन करके ये लड़के जो हैं ये जा रहे हैं रशिया। और ज्यादातर ये लोग मॉस्को में जा रहे हैं। मॉस्को में जो है वैगनर का जो है ऑफिस खुला हुआ है। उनसे वो जाके कहते हैं कि हम आपके यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए आए हैं, और वो जो है इनको टेस्ट करते हैं, इनको समझते हैं कि हाँ ये हैं, काबिल है तो हैं। अब इनको जो है वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। अगर इनके पास प्रायर कोई मिलिट्री ट्रेनिंग की कोई सर्टिफिकेट है या कुछ है और जो उनके अपने ड्रिल वगैरह वो करवाते हैं, तो इनको 1 साल की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। प्लस इनकी जो सैलरी है वो 8 लाख रुपए है महीने के, 8 लाख रुपए। और 8 लाख में जो है उनके सारी चीजें वो टैक्स और ये सब काट वाट के नेट इनकी इनकम जो है इनकी 5 लाख रुपए होती है, जो कि ये घर भेज सकते हैं वहां। 1 साल के बाद जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा। इसलिए कि रशिया जो है वो और जगहों पे भी जो है इन्वॉल्व है, जैसे सीरिया में इन्वॉल्व है, तो वहां भी वैगनर जो है वो अपना काम कर रहा है, वो तो आपको ज्यादा मालूम होगा। तो ये जो खबर है कि नेपाल के जो यूथ हैं और नेपाल के जो लड़के हैं वो अब
हिंदुस्तानी फौज में नहीं आ रहे हैं। अब ये खबर जो है ये दूसरी तरफ मैं लेके आ रहा हूँ कि हिंदुस्तानी फौज से और नेपाल के सिटीजन का क्या है। तो इसके लिए आप आ जाइए 1947 में जब आजादी हुई थी तो उस टाइम जो है वो 10 रेजिमेंट थे, गोरखा रेजिमेंट थे ब्रिटिश आर्मी में। जिस 10 रेजिमेंट में, 10 रेजिमेंट का मतलब होता है कि करीब करीब 2000 के लगभग एक रेजिमेंट में लोग होते हैं, बटालियन होता है, कंपनी होती है, रेजिमेंट होता है। तो गोरखा रेजिमेंट 10 रेजिमेंट थे, उसमें से 4 रेजिमेंट जो है वो उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने अपने साथ ले लिया। उन्होंने कहा कि हम आपको लेके जा रहे हैं, और 6 जो है उन्होंने इंडिया में छोड़ दिया। अब 6 के बाद जो है बहुत से लोग जो 4 में जाने वाले थे वो नहीं गए। उनका कहना था कि मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो यहाँ इंडिया में रहूंगा। तो एक जो है नया गोरखा रेजिमेंट, 7वां गोरखा रेजिमेंट, 7th रेजिमेंट जो है वो यहाँ पे रेज हुआ। तो अभी जो है वो नेपाल के, इसमें नेपाली सिटीजन जो इंडिया में है, जो उत्तराखंड में रहते हैं, या फिर जो वेस्ट बंगाल के जो दार्जिलिंग के एरिया है वहां नेपाली सिटीजन रहते हैं, इनको रिक्रूटमेंट का मतलब लिखित तौर पर इनका वो है। और उसके ऊपर से नेपाली नागरिक भी, सिटीजन ऑफ नेपाल, वो इस आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब वो पूरा ये है। तो लगभग 40 से 45 हजार लोग जो हैं वो नेपाली इंडियन आर्मी में आज के डेट में है। और ज्यादातर जो ये गोरखा हैं ये राष्ट्र राइफल के साथ अटैच है। जो राष्ट्र राइफल जो बॉर्डर सिक्योरिटी और कश्मीर में जो लगी हुई है राष्ट्र राइफल, ये इनके साथ है। अब ये जो है, अब इनका क्या हुआ है कि मोदी सरकार ने अग्निवीर ले आए हैं। तो अग्निवीर में और इनका जो नेपालियों का जो है ये क्लैश हो गया है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अभी तक पॉलिसी थी कि उनका रिक्रूटमेंट होता था, वो जिंदगी भर यहाँ सर्व करते थे, रिटायरमेंट होता था, उनका पेंशन होता था, वो अपने फिर घर में बैठते थे, अपना पेंशन खाते थे वो। अब ये अग्निवीर में इनके 4 साल हो गए, इसमें कोई नेपाली का कोई प्रोविजन ही नहीं है। और ये प्रोविजन जो है अब इंडिया नेपाल की जब फिर से संधि होगी, वो 1950 की संधि के तहत मैं बात कर रहा हूँ, उसका रिव्यू होगा और फिर इंडिया उसमें मानेगी कि नहीं मानेगी कि वो नेपाल के नागरिक को यहाँ पर देगी कि नहीं। तो अभी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कोई नेपालियों का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। शायद जो नेपाली इंडिया के हैं उनका रिक्रूटमेंट हो रहा होगा, जो लेकिन वो नेपाल के जो सिटीजन है उनका रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो है वो जो नेपाल के जो यूथ है या नेपाल के लड़के हैं वो वेगनार का जो है वो रुख कर रहे हैं। और वहां जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है उसमें फ्रंट लाइन में ये लोग हैं। जो वेगनार जो है रशियन आर्मी वो पीछे है, और वेगनार वाले जो लोग हैं वो आगे हैं, वही लड़ रहे हैं। और वो जो है जिस तरह से अमेरिका के व्हाइट हेलमेट के नाम से भी तुर्की वगैरह में, इराक वगैरह में नजर आए थे, जो जिनको जासूसी पर भी का भी इल्जाम लगता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे इसी के बारे में जानना चाहता हूं। देखिए, क्या प्राइवेटाइजेशन इस हद तक हो गया, चूंकि ये प्राइवेट आर्मी है रूस की, जो वैगनर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनके लीडर हैं येवगेनी प्रिगोजिन, जिनको पिछले दिनों बेलारूस भेज दिया गया है, या बेलारूस के साथ एग्रीमेंट होकर के वो अभी डिफ्यूज हुई हालत। तो क्या ये प्राइवेटाइजेशन का इतना असर हो गया कि अमेरिकन आते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम पर अपने प्राइवेट लोगों को आर्मी के तौर पर दूसरे मुल्कों में डिप्यूट कर देते हैं। अब दूसरे मुल्कों के लोगों को अपनी आर्मी, एक तरह से वो आर्मी है, चूंकि अभी कुछ ही दिन के लिए बात बिगड़ी थी डिफेंस मिनिस्टर और फौज के सरबराह से, जो रूस में इनकी वैगनर के लीडर की, नहीं तो वो पूरी तरह से पुतिन की सरकार के साथ साथ बहुत से काम कर रहे हैं। यूक्रेन में उन्होंने बहुत काम किया है। तो ये जो अगर नेपाली वहां जाते हैं तो क्या खुद नेपाल या इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं होंगे ये लोग? चूंकि जब दूसरी जगह से पैसा मिलेगा तो उनकी लॉयल्टी उनके साथ होगी, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। ये आपको नहीं लगता कि नेशनल सिक्योरिटी को हमारे भी, चूंकि हमारे यहाँ भी आना जाना बगैर पासपोर्ट के है नेपालियों का, और क्या 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 कुछ लगता है, वो कोई सिक्योरिटी इशू नहीं आएगा उसमें? जी देखिए, ये जो खबर अभी जो वेगनार की आई है, ये एक मतलब आम आदमी के लिए, वैसे तो गवर्नमेंट के लिए तो बहुत कॉमन चीज है, लेकिन आम आदमी के लिए ये बहुत चौंका देने वाली खबर है कि एक जो रेगुलर गवर्नमेंट की आर्मी होती है वो तो होती ही है, वो तो गवर्नमेंट की लॉयल है। इंडियन आर्मी जो है इंडियन गवर्नमेंट की लॉयल है। अब जो है ये एक अलग से एक आर्मी जो है वो आपने बनाया है, जिसको वो मतलब कहने का मतलब है कि खुफिया मिशंस पे जो है वो भेजते हैं इनको। और
वो इसलिए नहीं कहते हैं कि वो जब उनकी बात आती है तो वो ये कहेंगे कि हमारी आर्मी थोड़ी है। वो जो गवर्नमेंट है वो पल्ला झाड़ लेती है, और जो डर्टी वर्क करने के लिए जो है वो इस तरह की आर्मी को भेजते हैं। तो ये तो यूरोप में, अमेरिका में भी बहुत सारे दस्ते हैं जो कि मतलब इसी तरह से कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, जैसे हमारे यहाँ सिक्योरिटी फोर्स होता है ना, जो घर में आकर के मतलब आपके यहाँ पहरेदारी करता है, जो सिक्योरिटी एजेंसियों के जो लोग होते हैं, जो गार्ड रख लिए जाते हैं। जी जी, वो उसी तरह के, वो तो एक लोअर लेवल के होते हैं, उनके पास वेपन नहीं होता, ये हायर लेवल के होते हैं। और इनकी जो कम्बैट कैपेसिटी है, फाइट करने की जो कैपेसिटी है, वो एक रेगुलर जो जवान है हमारे, उनसे करीब करीब 10 गुना ज्यादा है। तभी तो उनके इतने पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि वो रशिया में जो है उनके जो रेगुलर आर्मी है, जो गवर्नमेंट की आर्मी है, उनको 3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए जो है उनको सैलरी मिलती है इंडियन सैलरी के हिसाब से। इन्हें 8 लाख रुपए सैलरी दे रही है। तो 8 लाख के लिए तो आप 8 लाख के मटेरियल हो गए, तब तो आप 10 बंदे को मार ले एक साथ, 10 बंदे को इंडियन हीरो की तरह, सलमान खान की तरह पिटाई कर ले उसके, तब आप वैगनर में जाएंगे। कुछ तो कैपेसिटी होगी इनकी। तो ये जो चीजें हैं ये नहीं हो रही हैं। अब इसमें एक चीज और आपको बता दूं जो आज तक दर्शकों को नहीं मालूम है, कि इंडिया के पास भी प्राइवेट आर्मी है, और इसका खुलासा जो है हमारे सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था, वो बहुत पहले, कि इंडिया ने 2 रेजिमेंट जो है वो रेस किए थे तिब्बत में जाने के लिए, और वो उस टाइम की बात है जब 62 और 65 की बात है। तो ये आर्मी जो है वो रेस किया गया था, और वो तिब्बत के लिए जो है उनको लिबरेट करने के लिए ये आर्मी गई थी, और वहां धमाके हुए थे, और क्या हुआ था नहीं हुआ था, अमेरिका उसमें साथ में था, तिब्बत वो फिजिल आउट हो गया। लेकिन अभी जो मतलब चाइना से और हमारा जो क्लैश चल रहा है, तो चाइना ने कुछ पकड़े थे इंडियन लोगों को, जो कि नेपाली किस्म के थे, और कुछ उस तरह के लोग थे जो कि प्राइवेट आर्मी थे। ये बात अभी 2020 में खुल के आई है कि 2-4 लोग जो है उन्होंने उसको पकड़ के वापस किए थे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वैगनर की बात है, तो वैगनर तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई है, क्योंकि वहां पे वो एक म्यूटनी हो गई, एक रिवोल्ट हो गया, पुतिन के अगेंस्ट में जो है रिवोल्ट कर रहे थे, पुतिन की तख्ता बदलने वाले थे, इसलिए पूरी दुनिया में ये हो गया। लेकिन ये जो काम है, ये जो बड़े बड़े स्टैब्लिश्ड है, अमेरिका है और यूरोपियन और ये सब, ये लोग अपनी भी एक प्राइवेट आर्मी रखते हैं, जो कि उनके डर्टी वर्क के लिए या उनके ऐसे काम के लिए वो जाते हैं। इसी में से कुछ लोग जो है इंटेलिजेंस ऑफिस में भी आ जाते हैं, और वो इंटेलिजेंस ऑफिस के साथ अभी जो मेहुल चीस्की को लेके लाने के लिए गए थे वो वहां वेस्ट इंडीज, तो पूरी जहाज जो है वो इंडिया एक लेके गया था, एयर इंडिया की या कोई बहुत बड़ा बोइंग, कि उसमें उसको पकड़ेंगे और पकड़ करके उस जहाज में कैद करेंगे और कैद करके लेके आएंगे। तो उसमें इस तरह के लोग कहते हैं जो उनको किडनैप करते हैं, जो किडनैपिंग के लिए है, वहां से किडनैप करके ले आए, वो फेल हो गया मिशन इंडिया का। तो सरकार ये बहरहाल आपकी इस बात से अब तक जो है वो नतीजा निकाला जा सकता है कि हुकूमतें प्राइवेट आर्मी भी रखती हैं अपने डर्टी कामों के लिए, या उन कामों के लिए जिससे वो डिनाई कर सकें, अपना पल्ला झाड़ सकें। अब मैं चलता हूं अफगानिस्तान के सिलसिले में। अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो बयान आया है, वो क्या ये चौंकाने वाला है? बयान क्या है? क्या ये चौंकाने वाला है, या एक्सपेक्टेड लाइन पर सब कुछ चल रहा है? क्या कुछ है? जो बाइडेन ने क्या कहा और तालिबान का उस पर क्या रुख है? देखिए, ये जो है, जो बाइडेन की तरफ से ये खबर निकली है, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि अमेरिका से जो अमेरिकन ट्रूप को हटाया गया, क्या आप समझते हैं कि सही है? दूसरा सवाल उनसे किया गया कि तालिबान को जो आपने सत्ता सौंप दिया वो क्या सही है? तो इस पे जो है जो बाइडेन का रिएक्शन यही था कि हमने जो है वो डिसीजन जो लिया था बिल्कुल सही था, और तालिबान को जो काम किया के लिए दिया गया था कि वो अल-कायदा को जो है अफगानिस्तान में पनपने नहीं दें, उसे खत्म कर दें। और मैं कन्विंस्ड हूं कि अल-कायदा से तालिबान का कोई लिंक नहीं है, और अल-कायदा जो है अब मतलब इतनी सक्रिय नहीं है कि वो अमेरिका को आकर करके फिर से अटैक कर सके फ्रॉम अफगानिस्तान। इस बात के लिए मैं कन्विंस्ड हूं।
कि अब हमें, जैसे वो 9/11 का हुआ था तो वो ये कहते थे कि अफगानिस्तान से वो कंट्रोवर्सी है, उसमें अफगानी कोई थे ही नहीं थे, लेकिन उनका ये कहना था कि वो अफगानिस्तान के सोइल से निकला था। तो जो बाइडेन का यह भी कहना है कि तालिबान ने जो है अलकायदा के ऊपर पूरा लगाम लगा दिया है, अलकायदा को खत्म कर दिया है, अलकायदा से कोई उनका नाता मतलब ये नहीं है, वो अफगानिस्तान में नहीं है, जो कि अमेरिका के हित में है। हम जो है मतलब अलकायदा के अटैक से फ्री हो गए हैं, जो कि तालिबान ने किया। तो ये खबर वहां से चल रही है। अब इसमें दूसरी खबर है, वो ये है कि इसका सराहना जो है तालिबान के जो स्पोक्समैन है, एक साहब अभी नए निकल के आए हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला कहर बल्की। उन्होंने कहा कि हम लोग जो शुरू से कहते आए हैं कि हम लोगों का कोई नहीं है, हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है और हम लोगों ने अलकायदा से हमारा कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो इस बात की जो है फिर मतलब ये कि इसकी पुष्टि हुई है जो बाइडेन केस में। अब ये सब जो है संकेत ये दे रहा है कि अमेरिका जो है तालिबान को रिकॉग्नाइज करने वाला है। अमेरिका अगर रिकॉग्नाइज कर लेगा तो सारी दुनिया रिकॉग्नाइज कर लेगी, ये रास्ता चल रहा है। अब यहाँ पर एक और पेच आ गया है, यहाँ पे अमेरिका और यूनाइटेड नेशन में एक तरह से मतलब विवाद है। यूनाइटेड नेशन की अभी एक रिपोर्ट आई थी, हम लोगों ने इस प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि यूनाइटेड नेशन ने अपनी एक रिपोर्ट शाया की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि 18 से 20 जो है वो तालिबान के अलावा कुछ ग्रुप्स हैं, इसमें अलकायदा भी है, और तालिबान का जो है अलकायदा से बहुत ज्यादा घनिष्ठता है, और अलकायदा और तालिबान जो है दोनों एक तरह से है। ये सब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। उसके साथ साथ उन्होंने तहरीके तालिबान के बारे में भी बात किया था, जो पाकिस्तान में सक्रिय है, उनसे भी जो है उनका काफी संबंध है और वो अफगानिस्तान में ही है। इसी तरह से उन्होंने 17-18 लोगों की बात की थी। तो अब यहाँ पे जो बात क्लैश की है कि यूनाइटेड नेशन कुछ बोल रहा है, जो बाइडेन कुछ बोल रहे हैं, तो ये समझने की बात है कि कौन सही बोल रहा है। या तो यूनाइटेड नेशन सही बोल रहा है, या तो यूनाइटेड नेशन की चलेगी, या जो बाइडेन की चलेगी, ऐसे आप इसको देखें आप। तो जो खबर है वो यही है कि तालिबान जो है वो खुश है कि हम जो है मतलब जो हमें ब्रीफ दिया गया था, और अमेरिका का जो हमें समझ में आ रहा है कि उन्हें कितने भी संगठन अफगानिस्तान में हो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अलकायदा से मतलब है, और इससे मतलब है कि वो हमें अटैक ना कर सके। जब तक वो अटैक नहीं कर सकता है, उसके बाद इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आके अटैक कर ले अमेरिका को, तब तक हम खुश हैं। तो यही खबर है इसकी। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, आप अरसे से देख रहे हैं इस पूरे इलाके को, हमें अच्छी तरह से याद है कि तालिबान की जब पहली बार सरकार बनी, उसके बाद जब वो सरकार गिराई तो अमेरिका ने गिराई 2001 के 9/11 के बाद। फिर दोबारा अपनी मर्जी की उन्होंने उस वक्त सरकार बनाई, और फिर तालिबान के लिए मुल्क छोड़ करके चले गए, फिर मुखालिफत भी जाहिर की अब तक, अब उन्हीं को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो ये अमेरिका तालिबान के बीच में खेल क्या चल रहा है 20-30 साल से? क्या है, उन्हीं के बच्चे हैं ये, और बार बार कभी नफरत दिखाते हैं, कभी दोस्ती दिखाते हैं, क्या है ये कहानी? देखिए, ये तो बिल्कुल तय है कि जब से सोवियत यूनियन का वॉर हुआ था और जिहाद हुआ था, तो अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में आकर के बैठ गया था, चाहे रिमोट कंट्रोल कर रहा हो पाकिस्तान से, या डायरेक्ट इंटरवेंशन उसने किया आपके 2001 या 2002 में। तो अमेरिका के लिए जो है अफगानिस्तान, वो कितना भी चाइना उसके ऊपर जोर लगा ले या पाकिस्तान जोर लगा ले, अमेरिका से के अलावा कोई चाइना अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकता है, और अफगानिस्तान में वही चाहे होगा जो अमेरिका चाहेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि तालिबान, क्या अमेरिका तालिबान को चाहता है कि नहीं? क्योंकि अमेरिका ने पहले जो है वो अशरफ गानी को, उससे पहले करजाई को, इन सबको लेकर के आए थे और उनसे हुकूमत चलवाई थी उन्होंने। वो बिल्कुल फेल हो गया था, तालिबान जो है उनकी मुखालफत कर रहे थे और ये हो गया था। तो 2 राउंड्स ऑफ टॉक के बाद जो है ये समझ में आया कि अब जो हुकूमत है वो तालिबान के ही हाथ में होगी। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, समझ में भी यही आ रहा है कि अमेरिका यही चाहता है कि वो तालिबान के थ्रू ही अपनी जो है वो जो भी मतलब उसको चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। वो हामिद करजाई उनको नहीं दे पाए, और ना ही अब्दुल गनी जो है वो दे पाए। तो अब ये जो मामला है वो हमें यही निकल के आ रहा है कि तालिबान अपनी हुकूमत जैसे चलाते हैं, चाहे अभी उन्होंने कभी नया कल ही जो है वो अनाउंस किया तालिबान ने कि पूरे मतलब अफगानिस्तान में या पूरे काबुल में ब्यूटी पार्लर को बंद कर दिया उन्होंने। कल ही कोई ब्यूटी पार्लर नहीं चलेगा,
सारे ब्यूटी पार्लर पर जो है उन्होंने जो है शटर गिरा दिया कि चलिए अब बंद हो जाएगा, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं चले। तो ये सब चीजें तो चल ही रही हैं, लेकिन जो लार्जर पिक्चर है वो यही है कि अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो तालिबान सर्व कर रहा है, लेकिन तालिबान का इंटरेस्ट जो है अमेरिका अभी तक नहीं सर्व कर रहा है। और तालिबान का यह है कि उनको रिकॉग्नाइज करे, जैसे नंबर 1, नंबर 2 उनके जितने फंड्स अमेरिका ने सीज किए हुए हैं वो रिलीज करे। ये तालिबान का है। अब ये देखना है कि कब तालिबान को रिकॉग्नाइज अमेरिका करेगा और कब उसके फंड रिलीज होंगे। तो ये तो चीजें एक रनिंग स्टोरी है। लेकिन जो 2 शर्तें अब तक अमेरिका और जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी कहा जाता है, हालांकि अमेरिका जो कुछ अपनी मर्जी में होता है वो उसी को वो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहकर के एड्रेस करता है। 2 खास बड़ी खबरें हैं, शर्तें हैं। एक तो ये कि इंक्लूसिव सरकार हो, तमाम तबकात के लोग नुमाइंदे हों सरकार में। दूसरे ये कि विमेन्स राइट, उस पर बहुत ज्यादा अब तक जोर दिया जाता रहा है। तो क्या अमेरिका अब इन दोनों इश्यूज पर भी कंप्रोमाइज करके किसी भी हालत में रिकॉग्नाइज करने की जल्दी में है, या वो शर्तें पूरी कराएगा तालिबान से? देखिए, मैं आपको बता दूं, 2 नहीं 4 हैं, इसमें 2 और ऐड कर लें। एक तो टेररिज्म पे कंट्रोल करने का, दूसरा नारकोटिक्स पे कंट्रोल करने का, जो कि अमेरिका ने उन दोनों पे मतलब मोहर लगा दी है कि उसमें उनका रिकॉर्ड ठीक है। वो टेररिज्म को भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, उनके लिए टेररिज्म अलकायदा है और कुछ नहीं है। तो वो उनको जो है उन्होंने कंट्रोल कर दिया है। और जो पॉपी कल्टीवेशन है, अफीम की जो खेती है, उसको भी जो उन्होंने कंट्रोल कर दिया। तो दो तो चले गए, 2 में तो मतलब करेक्ट का मोहर लग गया। अब ये जो 2 बड़े सवाल है, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट और एक जो है वो मतलब विमेंस के राइट का। तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट में क्या है कि अफगानी जो है वो नदर्न अलायंस को अपने गवर्नमेंट में जगह नहीं देना चाहते हैं। ये अफगानी जो पश्तून है, इनका कहना है कि 100 साल से हमें नदर्न अलायंस ने गुलाम बना के रखा हुआ है। वो अब हम उनकी जो स्ट्रेंथ है वो लेस देन 30% है। वो हम उनको अगर देंगे भी तो उसी तरह से जैसे मुसलमानों को यहाँ दिया जाता है कि चाहिए साहब आप कपड़ा मंत्री बन जाइए, तो आप मतलब कोई और मंत्री बन जाइए, इस तरह से वो देंगे। लेकिन वो अपनी जगह पे प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर जो कोर पोर्टफोलियो है वो नहीं देने चाहते हैं। अब जो है अब्दुल्ला जो है वहां के बड़े नदर्न अलायंस के बड़े दावेदार थे प्राइम मिनिस्टरशिप के, उनका जमाना चला गया। वो जिनके बारे में आप कह रहे थे अहमद शाह मसूद, जो लॉयन ऑफ पंशीर कहलाते थे, वो सब ताजिक लोग हैं। तो उनका ये कहना है, पश्तूनों का ये कहना है कि अफगानिस्तान में पश्तून की हुकूमत होगी। हम जो है अगर नदर्न अलायंस को अकोमोडेट भी करेंगे तो वो छोटे मोटे किसी को बुला करके कोई छोटा मोटा ओहदा दे देंगे। वो असल में नॉर्दर्न अलायंस को और थोड़ा सा अगर एलेबोरेट किया जाए तो वो अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं, अलग अलग जो सेक्शंस हैं अफगान, जिसमें ताजिक हैं और दूसरे मुख्तलिफ हैं, शिया हैं, सबको कहा जाता है, उनकी नुमाइंदगी चाहते हैं। बहरहाल तो ये अभी लगता है कि तालिबान और अमेरिका के बीच में अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर अमेरिका के दिल में क्या कुछ है, वो किस तरह से क्या क्या शर्तें मनवा पाएगा तालिबान से, या क्या अंडरस्टैंडिंग है। वो जो बंद कमरों में बात हुई थी दोहा में, वो हमें नजर रखनी चाहिए कि उसमें क्या कुछ हुआ था, वो कभी खुल करके सामने नहीं आती। अच्छा, जो आपने कुछ बताया ना कि कुछ टेरर ग्रुप्स के खिलाफ अमेरिका ने कहा था कि उनका वो वहां नहीं होने चाहिए, रूस की तरफ से जब ये अमेरिकी फौजें जा रही थी या जाने वाली थी, रूस की तरफ से ये कई बार कहा गया था कि अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर से ISIS, जिसे दाइश कहा जाता है, उसके लोगों को नॉर्थ में अफगानिस्तान में उतारा जाता रहा है। ये इस किस्म की खबरें बहरहाल थी और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बताई गई थी। वो क्या कुछ है, उनके जरिए क्या कुछ कराना है, क्योंकि वो जो सीरिया में बैठे हुए ना इदलिब में, वहां के लोग बहुत जगहों पे काम आ रहे हैं, उनकी भी सैलरी इसी तरह से तय होती है जिस तरह से आपने वैगनर के बारे में बताया कि नेपाल के लोग जाने वाले हैं। खैर, अब मैं चलता हूं, चाइना और इंडिया के बीच में क्या कुछ हो रहा है, नया क्या है?
जी, ये फिर लद्दाख जो थिएटर है, जो बिल्कुल बहुत गर्म थिएटर है, इसी में जो है गतिविधि हो रही है। और ये खबर जो आई है वो चैटमैन हाउस से, जो कि इंग्लैंड में, और वहाँ पे एक सैटेलाइट इमेज को कलेक्ट करने की जगह है। वहाँ से एक सैटेलाइट इमेज जो है वो रिलीज की गई है, जो कि नई गतिविधि जो है वो बता रही है। वो पैंगोंग लेक जो है, पैंगोंग तोसो कहलाता है चाइनीज भाषा में, लेक का मतलब तोसो होता है चाइनीज में। तो वहां पे ये सारी गतिविधि चल रही है। और वो गतिविधि ये है कि देखिए, अब इसको मैं अपने सामाइन को बता दूं कि पैंगोंग लेक जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। चाइना भी उसको कहता है कि हमारा हमारे 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 अधीन में है। इंडिया भी कहता है हमारे अधीन में है। अब पानी का जो है बीच से बीच बंटवारा कैसे होगा, जो पानी रवा हो रही है जिस लेक में और जिस नदी में, तो बीच का पानी जो है, आधा पानी आपका होगा, आधा पानी हमारा होगा, ऐसा तो नहीं है। उसमें तो यह है कि एक एक तरफ जो है, जो खुशकी का रास्ता है, या जो उसका मतलब वो है, उसपे जो है वो एक पार्टी का हिस्सा हो, दूसरा बटे। लेकिन उसमें खिलाफ ये है कि वो ये कहते हैं कि आधा बीच में जो है, बीच में उसमें कैसे थोड़ी आप डिमार्केशन करेंगे, कैसे उस पर लाइन खींचेंगे, कैसे रस्सी खींचेंगे, कैसे दीवार बनाएंगे। तो ये डिस्प्यूट है परसेप्शन का। दूसरा जो परसेप्शन वहां पर ये है कि आज के डेट में जो है वो पैंगोंग लेक जो है बहुत लंबा चौड़ा लेक है, जो कि तिब्बत से निकलता है और यहाँ लद्दाख में आकर करके वो खत्म होता है। तो इसका जो 2/3 पार्ट है, जो मेजर पार्ट है, वो तिब्बत में ही है, वो इंडिया में नहीं है। और 1/3 पार्ट जो है वो इंडिया में है। और एक चीज और मैं बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग जो 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 खबर है वो ये है, खबर नहीं है मतलब फैक्ट, कि इस पैंगोंग लेक के सहारे एक रॉक फॉर्मेशन है, जो कि बिल्कुल अबनॉर्मल रॉक फॉर्मेशन है, और इट इज कॉल्ड द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वहां पे 8 फिंगर, एक फिंगर के बराबर जो है वो एक रॉक चल रही है। ऐसे ऐसे 8 फिंगर है, स्पर्स हैं इसको कहते हैं, जिसपे दोनों हिंदुस्तान का और चाइना का कब्जा है। तो पहले फिंगर से लेके 4 फिंगर तक वो इंडिया का कब्जा है, और 5, 6, 7, 8 जो है वो चाइना का कब्जा है। अब एक फिंगर से 4 फिंगर तो आप गाड़ी से जा सकते हैं, ट्रक से जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो रास्ता है वो रॉक फॉर्मेशन है, वो इतना वो हो गया है कि पैदल नहीं आप जा सकते हैं ऊपर 8वें तक। और लेकिन 8वां जो है वो ऊपर से नीचे आ सकता है। और ये जो लड़ाइयां होती हैं इंडिया और चाइना की, वो यहीं पर होती है स्पर्श के लिए। इंडिया कहता है कि 8वां स्पर्श जो है वो हमारे हैं। चाइना का ये कहना है कि आप 4 पे रुक जाइए, 4 से आगे जाइएगा तो हम आपको रोक देंगे। और बहुत लड़ाइयां होती हैं। 2020 में जो गलवान हुआ था उसके साथ साथ तो बहुत सारे जो चाइनीज हैं के सोल्जर्स थे, उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को बोरे में बंद कर करके 4 स्पर्श पर, और उसमें उसको लेकर के 8 पे ले गए थे, वहां इंट्रोगेट करके फिर लाके छोड़ दिया यहाँ पे। तो ये चल रहा है, ये बिल्कुल मतलब साथ साथ है, मतलब पैंगोंग लेक के साथ। और इसके पीछे जो ये स्पर्श है, इसके पीछे चाइना अपने पूरी एक्टिविटी उसने लगा रखी है। और उन्होंने 8वें स्पर्श पर, जो सबसे ऊपर है मतलब इन टर्म्स ऑफ हाइट, उस पर उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है रडार लगा हुआ है। वो रडार ऐसा है कि अगर वो मक्खी भी अगर उसके आसपास घूमेगी तो रडार उसको जो है देख लेगा। तो यहाँ पे जो चैटमैन हाउस ने ये कहा है कि ये जो है बहुत ज्यादा जो है वो गतिविधि हो रही है। चाइना की तरफ से भी अपने साइड में वो रोड बना रहे हैं, वो बहुत जमाने से उसमें सेटलमेंट बना रहे हैं, पक्का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और इंडिया भी जो है उसके खिलाफ वो अब मतलब ये कहते हैं कि जो रोड बना रही है उसको पिच रोड कर रही है, ब्लैक टॉप रोड कर रही है, जो कि यहाँ से मतलब वो दौलत बेग ओल्डी जो है उनका नदन सेक्टर है, वहां पे एक छोटा सा जो है वो हवाई अड्डा है। वहां से जो है वो इंडिया जो है यहाँ से कॉन्वॉय जाती है, और वहां जो है वो वहां से डिपोर्ट वो उसको करके उसको वहां सियाचिन ले जाते हैं हेलीकॉप्टर से, फिर सियाचिन के लोग को लेके आते हैं यहाँ, और यहाँ से जो है वो कॉन्वॉय फिर वापस जाती है। तो ये जो पहाड़ है, स्पर है, ये पूरा चाइनीज कंट्रोल है। इसके ऊपर गन लगे हुए हैं, इसके ऊपर बड़े बड़े मतलब मशीन गन और एंटी क्राफ्ट गन और ये सब लगे हुए हैं, जो कि इंडिया के रोड को देखती है ऊपर से। लेकिन इंडिया का कन्वॉय भी जो है वो लोग अलाउ कर रहे हैं कि इंडिया का कन्वॉय जा सकता है वहां पे। दैट इज व्हाट चाइनीज आर डूइंग। और इंडिया भी जो है वो बहुत तेजी से वहां पे अपनी सेटलमेंट बना रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कहने की बात है। मतलब ये हुआ कि अब एलएसी जो है वो एलओसी हो गया है।
अब जो पहले बात थी ना कि हमारा आपका जो है एलएसी का झगड़ा हो जाएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो बन चुका। अब वो अगर इंडिया कहेगी चाइना को कि आप 20 किलोमीटर पीछे चले जाइए, तो चाइना जाएगी क्या, या इंडिया को कहेगा कि 20 किलोमीटर पहुंच जाइए? मैं उसी पर आने वाला था मुस्तफा साहब। टेक्निकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC जिसे कहते हैं, वो इंटरनेशनल बॉर्डर तो होता नहीं। और इस किस्म की बातें बार बार आई हैं कि चीन क्या काम करता है कि मिसाल के तौर पर 2 किलोमीटर जाएगा और आधा किलोमीटर वापस जाएगा बातचीत होने पर, तो 1.5 किलोमीटर उसने खा लिया। तो ये इस तरह से चाइना बार बार कदम बढ़ाता है और हमारी कुछ जमीन पर कब्जा कर लेता है, और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी आई हैं। लेकिन एक टेक्निकल आप बताइए, जब तक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनता दोनों मुल्कों के बीच में, क्या मोदी जी जैसा बयान देना आसान है सियासी लोगों को कि हमारे यहां कोई नहीं आया है, ना कोई घुसपैठ हुई है, ना होगी, ना हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है? तो ये LAC जिसे कहते हैं उसकी दी हुई आसानी है सियासी लोगों को? नहीं, देखिए, वो जो पॉलिटिकल उन्होंने जो जो अपना बोलते हैं वो तो बोलते रहते हैं, जो जिनको उनको उनकी बात को समझना है उनको समझे। लेकिन हम और आप पत्रकार हैं, जो हकीकत है हम वही बयान करते हैं, सच्ची पत्रकारी का दावा करते हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए LAC में क्या होता है कि जब डिमार्केशन नहीं है टेरिटरी की, और वो टेरिटरी जो है वो ऐसा नहीं कि वो खेत है और समतल जमीन है जहां पर के आप फेंसिंग कर सकते हैं और जहां पर के आप बार्ब्ड वायर लगा सकते हैं। यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे लेक है, उसमें कहाँ फेंस कीजिएगा? तो उसमें क्या होता है कि वो तो फिर, और इंडिया कहती है कि 8 पर जो है हमारा है, 8 पर जो हमारा है, और वहां से हमारा लाइन जो है चाइना की तरफ जाता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है जिसका हमें नहीं लगता है कि बहुत आसानी से रेजोल्यूशन हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जो बात आपको मैं समझा दूं LAC का, तो नॉर्मली LAC में क्या होता है कि वो LAC का मतलब है कि अनडिफाइंड बाउंड्री, मतलब नो मैंस लैंड। तो उसमें क्या कहते हैं कि 20 किलोमीटर जहां पे नो मैंस लैंड है, जहां पे बाउंड्री की लाइन खींचेगी, उसके 20 किलोमीटर आप पीछे चले जाइए, 20 किलोमीटर हम चले जाते हैं। आप उस जो सीमा रेखा है जिसको हम और आप डिस्प्यूट कर रहे हैं, उस सीमा रेखा पर आप नहीं जाएंगे, उस सीमा रेखा पर हम नहीं जाएंगे, और इसी तरह से जो है वो मतलब वो जो है LAC बना रहेगा जब तक कि उसका फाइनल डिमार्केशन ना हो जाए। लेकिन अब चाइना के साथ क्या हुआ है कि चाइना ने पहल किया कि वो जो पीछे 20 किलोमीटर था, वो उस 20 किलोमीटर से 20 किलोमीटर आगे आ गया, और जो एक्चुअल जहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसको आप एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, वो उस पर आके बैठा हुआ है, और उसके बाद भी उससे आगे चला आया है, वो जिसको इंडिया की टेरिटरी कहते हैं, जो 20 किलोमीटर के बफर जोन में है। तो इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि चाइना ने 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक उनका जो क्लेम लाइन है वो लिख करके वो लेटर दे दिया था कि ये मेरा क्लेम लाइन है, आप हमें दे दीजिए, हमको कोई झगड़ा नहीं है आपसे। नेहरू सरकार ने, मनमोहन सरकार ने, मोदी सरकार ने उसको नहीं माना, किसी ने नहीं माना। अब आज की हकीकत यह है कि वो जो 20 किलोमीटर जहां वो पीछे था, उससे तो 20 किलोमीटर आगे। अब उसके बाद भी जो मेन लाइन है, उसके बाद भी जो है वो क्लेम लाइन उनका था, वहां पर आकर के वो बैठा हुआ है। अब इंडिया को क्या करना है? क्या इंडिया उसको पीछे हटा देगी? तो इंडिया उसको रोकने के लिए उसने अपना रोड वोड बना दिया है। अब वो अब इतने दिन से जो है वो कुछ नहीं हुआ था। अभी ये मोदी सरकार की क्रेडिट है कि उसने जो है अब ये मतलब ये कि ब्लैक टॉप रोड बना रहे हैं, उस पे जो है कैनवाई जा रहा है, और वहां पे परमानेंट सेटलमेंट भी बन रहे हैं, इंटरनेट भी आ गया है वहां पे, और पूरा एक इकोसिस्टम बना दिया है जहां पे कि फौज जो है, पहले वो फौज वहां जाके रहती थी और बहुत ज्यादा जो है बर्फीला टाइम आ जाता था, क्योंकि 6 महीने तो बर्फ होते हैं, अक्टूबर नवंबर से बर्फ गिरना शुरू, जो कि जाकर के अप्रैल में घुलते हैं। तो ये सब फिर जो है वो लेह में आकर करके फौजी आ जाते थे, यहाँ आ जाते थे, वहां छोड़ देते थे, वहां कोई रहता नहीं था। अब ये लोग जो है बाकायदा बर्फीली टाइम में, मतलब 12 मंथ्स इन ईयर ये वहीं रहेंगे। ये अब यहाँ पर ये सब एक्टिविटी हो रही है। तो ये मुझे कहना है यहाँ पे कि अब जो LAC है वो सिर्फ नाम के वास्ते है, अब वो LOC है। अब LOC का जो है वो झगड़ा है वो चलता रहेगा, बात होती रहेगी, क्लैशेस होते रहेंगे, ये है मामला।
अच्छा, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन आखिर में वो जो हाथी वाली कहानी क्या है, मुत्तुराम वाली, श्रीलंका और बैंकॉक के बीच में क्या है, मुख्तसर बता दीजिए ताकि लोगों को थोड़ा सा पता चले कि ये भी एक खबर इस तरह की भी होती है कि लोगों को थोड़ा सा पता चले कि हाथी की कितनी अहमियत है इंटरनेशनल लेवल पर। नहीं, ये जो हाथी है इसको थाईलैंड ने श्रीलंका को डोनेट किया था। मतलब इसका नाम है मुत्तू राजा, और मुत्तू राजा जो है एक बहुत ही कॉमन नाम है तमिलनाडु में। यहाँ पे आपको हजारों के तादाद में मुत्थू कुमार, मुत्थू कुछ मुत्थू कर मिल जाएंगे। और राजा जो है यहाँ पे एक मतलब ये है कि एक जैसे हम लोग बोलते हैं तंबी राजा, यहाँ पे तंबी का मतलब होता है छोटा आदमी, और उसको राजा बना देते हैं किसी तरह से। तो उसका नाम जो है हाथी का है। ये हाथी जो है थाईलैंड ने डोनेट किया था इसको श्रीलंका को। और ये हाथी का भी ये समझिए कि ये 4000 किलो का है। इसकी जो वेट है 400 किलो नहीं है, 4000 किलो का वेट है। और उसका जो टस्क है वो करीब 7 फीट है। मतलब एक तरफ 7 और दूसरी तरफ जो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हैं, तो उसी का सिंबल है ये मुत्तू राजा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि श्रीलंका में जब ये इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई तो इस हाथी को जो है वो खाने पीने की तकलीफ हो गई, और इनको बहुत सारी अजियत भी होने लगी। इनका जो है कोई वेटरनरी डॉक्टर इनको देखने वाला नहीं था, और इनको बहुत, तो ये खबर जो है वहां के बादशाह को पहुंची थाईलैंड में। तो उन लोगों ने कहा कि हम इसको जो है वापस लेते हैं और हम आपको नहीं देंगे। और वो जो है वहां से उन्होंने एक चार्टर्ड कार्गो प्लेन जिसमें 7 लाख रुपए खर्च हुए, जो कि श्रीलंका में आया, और उस पर उसने हाथी को बैठाया और लेके श्रीलंका, वहां बैंकॉक में, मतलब थाईलैंड में चिंगमाई एयरपोर्ट है जो कि फॉरेस्ट से और जो जंगलों के से नजदीक है, वहां ले करके उसको उतार दिया है। उसकी जो है अभी वेटनरी वाले लोग सब जो है उसको जो है हॉस्पिटल में रख करके उसकी दवाई ववाई कर रहे हैं। वो बहुत, उसकी उम्र जो है 29 साल है। वो हाथी की उम्र जो है 29 साल है, और 20 साल पहले वो डोनेट किया गया था। तो ये खबर जो है वो थाईलैंड में, अब थाईलैंड ने एक लॉ भी बना दिया कि अब हम किसी को हाथी नहीं देंगे। और एक चीज आपको और भी बता दूं मैं कि थाईलैंड में जो है वो हाथी को वैसे ही पूछते हैं जैसे कि यहाँ मतलब काऊ को पूछते हैं या गाय को पूछते हैं। मैं खुद थाईलैंड 3-4 बार जा चुका हूँ, मतलब जर्नलिस्टिक के हवाले से। तो मैंने गाँव में या मतलब वहां देखा लोगों को कि एक जो है वो जो भिक्षु होता है, बुद्धिस्ट भिक्षु, वो पहने हुआ होगा, आधे बदन उसके खोले होगी, और एक जो है वो भिक्षा पात्र जो होता है वो लेके चल रहा होता है, उसके साथ एक छोटा हाथी जो है वो घूम रहा होता है। तो लोग हाथी को देखते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, सलाम वो करते हैं, उसके बाद वो भिक्षु को जो है उसके इसमें वो डालते हैं। और पूरे थाईलैंड में आप जाइएगा, जैसे आप हाईवे पे निकलेंगे तो आपको कहीं कहीं बड़े बड़े स्टैचू निकल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे जो हाथी के करीब 100 फीट के स्टैचू है, जो आपको दिखाई पड़ेगा बहुत दूर से। हाईवे पे जा रहे हैं तो एक हाथी का स्टैचू आपको दिखाई पड़ेगा। तो हाथी जो है वो एक तरह से समझ लीजिए कि मतलब बहुत ही फेवरेट एनिमल है थाईलैंड का, और वहां पे हाथी की बहुत कदर की जाती है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। आपसे बात करके कई खबरें भी मालूम हो जाती हैं, और उसके बैकग्राउंड तक भी हम जाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे दर्शकों को मालूमात और मिल सके और ताज़ा खबरों से बिल्कुल अवगत रहें, जानकारी उनकी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।